अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ इंजीनियर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बारे में हमेशा ही बातें होती हैं, दैट इज़ अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या मसला फ़लस्तीन। तो आज मैं मसला फ़लस्तीन के बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाला, उसकी डिटेल हिस्ट्री कि ये मसला क्या है फ़लस्तीन का। चूँकि हम कुछ चीज़ें तो उसके बारे में जानते हैं, बस बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो हम नहीं जानते। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको उन तमाम डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हुआ और इसका जो है वो क्या, इसके पीछे कौन है, क्या कौन इसके पीछे ज़िम्मेदार है और किस तरह से ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा हुआ। तो आज हम इसी लेक्चर पर बात करेंगे अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं, चूँकि डिटेल लेक्चर होने वाला है आज का काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे इस लेक्चर के साथ आप बने रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी गेट होगी। अगर आप हिस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट फील होगा। और उसके अलावा भी अगर आप, एक जाहिर सी बात है, मुस्लिम हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हों, बीइंग अ मुस्लिम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात करूँगा कि 3 अब्राहमिक रिलीजन्स के, अब्राहमिक रिलीजन्स जो हमारे पास है वो 3 हैं। ठीक है, जो दीन इब्राहिमी जिसको हम कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुए, वो 3 इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं। फर्स्ट इज़ जुदेज़म, जिसको यहूदियत कहते हैं। द सेकंड इज़ क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाईयत कहते हैं। द थर्ड इज़ इस्लाम, मतलब इस्लाम हमारा रिलीजन। जो जुदेज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनमें से जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में बात करें तो जुदेज़म इज़ द ओल्डेस्ट वन, देन क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम। उर्दू में कहें तो यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। तो मैंने कुछ इन तीनों रिलीजन्स को, ये तीनों ही अहले किताब कहलाते हैं, बिकॉज़ तीनों पर ही अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, यहूदियों पर भी और क्रिश्चियंस पर भी और मुसलमानों पर भी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बस वो समझें इनके बारे में कि सबसे पहले तो इनके मानने वालों को क्या कहा जाता है। तो जो यहूदियत को मानते हैं वो यहूदी होते हैं, इंग्लिश में उनको ज्यूस कहते हैं, द ज्यूस। ईसाईयत को जो मानते हैं वो ईसाई होते हैं, उनको क्रिश्चियंस कहा जाता है। और इस्लाम को जो मानते हैं वो मुसलमान होते हैं, उनको मुस्लिम्स कहते हैं। मुक़द्दस किताब कौन सी है? यहूदियों पर जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को जो है वो नाजिल किया गया, अहदनामा कदीम इसको हम कहते हैं। इसमें तौरात और ज़बूर, ये 2 किताबें इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में जो किताब नाजिल की गई, तो वो असल में कंप्लीट बाइबल पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद, ये दोनों मिलाकर क्रिश्चियन पढ़ रहे होते हैं। इसमें तौरात और ज़बूर, तो अहदनामा हमारे पास जो है वो कदीम हो गया, और इंजील जो है वो न्यू टेस्टामेंट कहलाता है। तो ये कंप्लीट मिलाकर ये बाइबल बुक बनती है जो पढ़ते हैं। तो बस ये यहूदी और ईसाई में ये फ़र्क है कि ये हाफ बुक पढ़ते हैं बाइबल की, ये कंप्लीट बुक पढ़ते हैं क्रिश्चियंस। और जब हम इस्लाम की बात करें तो आप जानते हैं कि हॉली कुरान, दिस इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। कितने खुदा मानते हैं? तो यहूदी एक खुदा को मानते हैं, उसको यहुवा का नाम देते हैं। ईसाई 3 खुदा मानते हैं, ट्रिनिटी का अकीदा इनके अंदर होता है। ठीक है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, मतलब फादर, सन, हॉली स्पिरिट, ये 3 गॉड बिलीवर हैं। और इस्लाम, मुसलमान एक खुदा मानते हैं, दैट इज़ अल्लाह तबारक व तआला। कितने नबियों को मानते हैं? यहूदी हज़रत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर बाकी तमाम नबियों को मानते हैं। और क्रिश्चियंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी तमाम नबियों को मानते हैं। और मुसलमान तमाम ही नबियों को मानते हैं। ठीक है, वो किसी नबी को उसमें छोड़ते नहीं हैं। निशान क्या है, सिंबल क्या है? जुदाइज़्म का सिंबल डेविड स्टार है, जिसको नजम दाऊदी कहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, एक 6 पॉइंटेड स्टार है, नॉर्मली डेविड स्टार जिसको कहा जाता है, वो इसराइल के झंडे पे ही बना हुआ है। ईसाइयों का निशान है स्लेब, क्रॉस। ठीक है, और मुसलमानों के निशान है क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून मतलब एक हिलाली चांद। ठीक है, तो ये एक बेसिक नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, जो आज मैं बात डिस्कस करने वाला हूँ। उसको डिटेल में अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें पहले बताता हूँ। नेक्स्ट अब आप देखें मिडिल ईस्ट का मैप। मिडिल ईस्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर एक ख़ास लोकेशन है, एक जोग्राफिकल लोकेशन है। मशरिक़ वस्ता उसको हम उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में मिडिल ईस्ट कहा जाता है। और ये मिडिल ईस्ट क्या है? सबसे ख़तरनाक मगर सबसे अहम आलमी ख़ित्ता है, जहाँ पर बड़े रेवोल्यूशंस चले हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं इसके नक्शे के अंदर। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप में, इसमें कुछ अफ्रीका का पार्ट है, टर्की, और कुछ एशियन पार्ट है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक़, सीरिया, टर्की, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। दिस इज़ मिडिल ईस्ट।
और इसी मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे पास जो हमारा आज का टॉपिक है इसराइल फ़लस्तीन, वो इसी मिडिल ईस्ट में इस पोर्शन पर यहाँ पर मौजूद है, जिसको आगे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इसराइल या फ़लस्तीन को जब हम जूम करें तो इस तरह से कंप्लीट जो है वो इसराइल या फ़लस्तीन का नक्शा है। तो मुस्लिम्स का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो है वो सारा का सारा जो है वो एक फ़लस्तीन है, जबकि यहूदी कहते हैं ये सारा का सारा इसराइल है। तो अगर आज के लोकेशन में हम देखें तो ये जो ऑरेंज कलर से कंप्लीट आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप में, ये आपका पूरा इसराइल है। और जो यहाँ पर आपको लाइट डिम कलर से आपको जो यहाँ पर लोकेशन दिख रही है, 1 2 3 जगह पर डिम कलर दिख रहा है, तो ये आज का मौजूदा फ़लस्तीन है, ठीक है, जिस पर भी बेजा कब्ज़ा इसराइल का मौजूद है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे लेगा गज़ा, जिसको गज़ा की पट्टी कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ गाज़ा कहते हैं, जो थोड़ा सा इजिप्ट से मिला हुआ है और इसराइल से इसका बॉर्डर मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो इसी गज़ा में होते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन के साथ मिला हुआ है। और ये जो है वो हमारे पास गोलान हाइट्स हैं, जो कि सीरिया या शाम से मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसराइल जो है वो हमारे पास मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है, जैसे भी मैंने आपको बताया। और इसराइल का जो कैपिटल है दैट इज़ टेल एविव, ये इसका कैपिटल है, ठीक है। जो टेल एविव एक कोस्टल सिटी यहाँ पर आपको मिलेगा, टेल एविव। और इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब उर्दू में उसको हम कहते हैं। और फ़लस्तीन का जो कैपिटल है, जो प्रोक्लेम कैपिटल है, दैट इज़ जेरूसलम, जिसको उर्दू में हम लोग जो है वो यरूशलम कहते हैं। और यहीं पर मस्जिद अक्सा वाक़ा है। तो इस पॉइंट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ जेरूसलम। तो जेरूसलम की जो लोकेशन है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के बिल्कुल बीच में आती है। तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो फ़लस्तीन में और जो वेस्टर्न पार्ट है वो इसराइल में, ठीक है। फ़लस्तीन कंसिस्ट किस पर करता है? वेस्ट बैंक पर ये वाला इलाका, गोलान हाइट्स पे ये वाला इलाका, और साथ में स्ट्रिप ऑफ गाज़ा, ये तीन को मिलाते हैं तो आज का मौजूदा आपके पास फ़लस्तीन बनता है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि फ़लस्तीन में यहूदी कब आए या जियूस कब आए? तो ये आपको अगर आपने जो है वो पढ़ा होगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों को मिस्र से फ़लस्तीन ले जाएं, चूँकि जो बने इसराइली थे ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तो वो फ़िरौन के जो जुल्म सितम में उससे काफ़ी परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप जो है वो मिस्र से निकलें और रेड सी को पार करके आप कहाँ पहुँच जाएँ? फ़लस्तीन पहुँच जाएँ। इसी को बाइबल के अंदर एक्सोडस कहा जाता है। तो मतलब ज्यूस जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में या मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो लीडरशिप में वो कहाँ से वो निकले? वो इजिप्ट से, और इजिप्ट से वो फ़लस्तीन की तरफ उन्होंने रुख किया। इसी को एक्सोडस कहते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये इस वक्त फ़लस्तीन में यहूदी आए थे। और उसके बाद मुसलमान फ़लस्तीन में मुसलमान कब आए? ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में फ़लस्तीन को और बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया गया। और उसकी एक स्टोरी आपने सुना होगा, तो यहाँ पर स्टोरी मैंने मेंशन की है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब फ़लस्तीन फ़तह हुआ तो उन्होंने अपने ग़ुलाम के हमरा यरूशलेम जाने का इरादा किया, मगर ऊँट बस एक ही था। तो खलीफा ने बारी बारी सफारी करने का हुक्म दिया। जब यरूशलेम करीब आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदल थे, जबकि ग़ुलाम ऊँट पर सवार था। और जब वहाँ के ईसाई राहिब ने उन्हें देखा तो कहा, अगर आप में ये 3 निशानियाँ पूरी हो जाएँ तो मैं बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपको दे दूँगा। पहला, वो पैदल आएगा और ग़ुलाम सवार होगा, तो जो कि वो देख ही रहे थे सामने। उसके कदम कीचड़ में लथपथ होंगे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कदम थे वो कीचड़ में लथपथ थे। और थर्ड, उसके कपड़े में 17 पेवंद लगे होंगे। तो जब चेक किया गया, जब उस राहिब ने चेक किया हज़रत उमर के कपड़े को, तो उसमें 17 पैचेस या 17 पेवंद उसके अंदर लगे हुए थे। तो उससे क्या हुआ कि उसने जो यरूशलेम का इलाका है वो हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले कर दिया। इस तरह से मुसलमान वहाँ पर आने शुरू हो गए। तो यहूदी भी उसके अंदर आबाद थे, उसके बाद मुसलमान भी उसमें जो है वो आने शुरू हो गए फ़लस्तीन के अंदर। तो अच्छा, अब हम जो ये तो मैंने आपको सिंपल चीज़ें बताई। अब आपने ये भी पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आप पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखें तो उसमें ये बड़ी एक मशहूर लाइन लिखी होती है, ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल के लिए क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट काम नहीं करता? तो इसके लिए हमें ये सवाल उठता है कि क्या इसराइल को सारी दुनिया तस्लीम करती है? क्या इसराइल को सारी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जवाब देता हूँ कि 192 नेशन है यूएन के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, पूरी तंजीम है UNO, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें 192 यूएन के मेंबर्स हैं, जिसमें से 164
जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन जो 28 मेंबर नेशन है ना, वो यूएन जो है वो क्या करते हैं कि वो इसराइल के स्टेट को तस्लीम नहीं करते, और उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनाई, कोमोरोस, जिबूती, इराक, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मलेशिया, मालदीव्स, माली, नाइजर, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सीरिया, ट्यूनीसिया, यमन और हमारा पाकिस्तान। तो ये सारे कंट्री, सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो ये तो आज की पूरी कहानी इस पर है। तो जमकर आप बैठिए ताकि आपको सारी डिटेल एक साथ आपको समझ में आए, और क्या कुछ मजालिम होते हैं, क्यों जुल्म होता है इसराइलियों फ़लस्तीनियों पर, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में आपसे। कुछ कम्युनिस्ट नेशन है जिन्होंने जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं किया है, मतलब जो मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम है लेकिन कम्युनिस्ट हैं, मतलब प्रो USSR हैं, सोवियत हैं, प्रो सोवियत नेशंस हैं। तो वो जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते बिकॉज इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करती है, दैट्स वाई। तो क्यूबा है, वेनेजुएला है और नॉर्थ कोरिया है। तो ये तीनों आपको पता है कि प्रो ये USSR हैं, कम्युनिस्ट नेशंस हैं, जिनके हमेशा से अमेरिका के साथ लड़ाई रहती है। इसराइल को भी वो तस्लीम नहीं करते। क्यूबा ये चे गुवेरा जिसमें थे, वेनेजुएला जिसमें फैदल कास्त्रो थे, और नॉर्थ कोरिया तो आप जानते ही हैं किम जोंग उन जिसके अंदर है, जो कि एक सोवियत जो है कम्युनिस्ट नेशन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं बताता हूँ अब्राहम अकॉर्ड्स। सन 2020 में क्या हुआ कि अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड्स को पास किया। ये अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपको लेक्चर के, तो दैट इज़ जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, उनको चाहिए कि वो आपस में यूनिटी कर लें। अमेरिका ये चाह रहा था, इत्तेहाद कर लें कि इसराइल को जो कंट्री तस्लीम नहीं करते हैं उसको तस्लीम कर लें। इसलिए 2020 में क्या हुआ कि UAE, सूडान, मोरक्को और बहरीन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से रिकॉग्निशन सेरेमनी एक रखी गई, जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि इसराइल का झंडा भी है, इस तरह से USA का झंडा भी है, और साथ में इसमें UAE का झंडा भी आपको दिख रहा है, बहरीन का झंडा भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और मोराकिश का भी दिख रहा है। तो ये सारे जो है वो आपके पास डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको डिफरेंट और लोग यहाँ पर रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट उठाए दिख रहे हैं, जिन्होंने तस्लीम कर लिया है कि हाँ इसराइल एक रियासत है। पाकिस्तान पर भी बड़ा प्रेशर डाला गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद कहते हैं कि US प्रेशर कर रहा है पाकिस्तान को कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बिकॉज़ यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, अगर इस पर कोई बात आती है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, बैनर्स उठाते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई पाकिस्तान कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा एक रियासत के तौर पे, और फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों किया जाता है, इसी के बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक कुछ मिसकंसेप्शंस भी हमारे अंदर हैं इस हवाले से ना, तो वो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं देख रहा था कि फ़ेसबुक पर और डिफरेंट और जगहों पर लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं जब से मस्जिद अक्सा पर यह हमला हुआ लास्ट 2 दिन पहले। तो अब वो ये है कि फिर मैं सोचा कि इसमें कुछ ट्रू फैक्ट्स बताए जाए, चूँकि ये मैं इम्पार्शल एक कह लें कि हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं अपने कोई राय शामिल नहीं करूँगा। जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं बस वो मैं आपको बताता चलूँगा। यहूदी साजिशों की तारीख़, हमारे यहाँ एक डिलेमा है, एक अलमिया है कि जब भी कुछ पाकिस्तान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि भाई उसमें कोई यहूदी साजिश, कोई ज्यूश कंस्पिरेसी उसके साथ मुंसलिक है। तो मैं आपको उसकी तारीख़ बताता हूँ कि यहूदी साजिश का ये वर्ड आया कहाँ से। एक किताब है जो बड़ी मशहूर लिखी गई थी, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़ियोन। ये एक किताब थी, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ द ज़ियोन, जिसके अंदर पहली बार इस तरह के वर्ड्स आए ज्यूश कंस्पिरेसी की। ठीक है, तो वो यहूदी साजिश की दास्तान जो है प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़ियोन के अंदर, इस बुक के अंदर बताया गया है। ठीक है, इस बुक के अंदर ये लिखा गया है कि ज्यूश ऑलवेज स्कीम, ज्यूज़ आर एवरीवेयर, ज्यूज़ आर बिहाइंड एवरी इंस्टीट्यूशन, ज्यूज़ ओबे सेंट्रल अथॉरिटी, द शेडोई एल्डर्स एंड ज्यूज़ आर क्लोज टू सक्सेस। मतलब इसने बताया कि यहूदी हमेशा चालबाजी करते हैं, यहूदी हर जगह पर हैं, यहूदी हर इदारे के पीछे हैं, और यहूदी एक सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करते हैं जिसको शेडोई एल्डर्स कहते हैं, जो आपने शायद सुना होगा, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, गोल्ड स्मिथ, इस तरह की फैमिलीज़ को। एंड ज्यूश आर क्लोज टू सक्सेस, और यहूदी जो हैं वो मतलब कामयाबी के बहुत करीब हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस बुक के अंदर रेस किए गए थे। लेकिन असल में अगर इस किताब की बात की जाए तो ये डॉक्यूमेंट जो लिखा था ना, ये एक रशियन स्पाई, रूसी जासूस ने लिखा था ड्यूरिंग रोशो जापानीज़ वॉर। जब रूस की जापान से लड़ाई होती है ना, तो उसमें लिखा था टू ट्रांसफ़र द मिस्टेक्स ऑफ ज़ार्स ऑन ज्यूस
ज़ार कौन थे? ज़ार एक्चुअली दे आर द किंग्स ऑफ रशिया। ज़ार बादशाह थी, ज़ार डायनेस्टी की हुकूमत थी। तो वहाँ जो ज़ार बादशाह होते थे, जिनमें निकोलस इसका नाम था, निकोलस, तो वो क्या, उन्होंने जापान से जंग लड़ी और जापान से हार गए। तो रशियन स्पाई ने क्या किया कि एक किताब लिखी ये वाली, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द जियोन, और उसके अंदर सारे जो जंग की जितनी भी कह लेना कि जो जिम्मेदारी थी कि हार क्यों हुई रशिया की, तो उसके पीछे यहूदियों को करार दिया गया, मतलब उनको जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये एक तरह से फेक एक बुक पूरी की पूरी लिखी गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी आया कि प्रूफ दैट द ज्यूश प्रोटोकॉल्स वर फॉर्ज्ड, कि ये प्रूफ्स भी इसमें दिए गए कि भाई जो ज्यूश प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉर्ज्ड हैं। ठीक है, और कहाँ से फॉर्जरी, ये पूरी डिटेल है, आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको कि ये जालसाजी का सबूत क्या है। देखें, एक हमारे पास एक ऑथर थी जिनका नाम था मॉरिस जॉली। मॉरिस जॉली ने एक फिक्शन, एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था डायलॉग्स इन द हेल। डायलॉग्स इन हेल ये क्रिटिसिज्म थी, एक तनकीद थी नेपोलियन थ्री पर, जो एम्पायर था नेपोलियन द थर्ड, जिसको नॉवेल के अंदर नाम लिया था मैकियावेली का। तो उससे क्या हुआ कि अब इस पूरी बुक के लाइंस को जो है वो उस रशियन स्पाई ने प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द जियोन में कॉपी कर दिया। जैसे मैं कुछ मिसाल आपको देता हूँ, जैसे डायलॉग इन हेल में लिखा हुआ था, नाउ वी अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ द गॉड विष्णु, यू हैव 100 आर्म्स लाइक द इंडियन आइडल एंड ईच ऑफ योर फिंगर्स टचेज अ स्प्रिंग। ये डायलॉग्स में था। बिल्कुल अब प्रोटोकॉल्स में देखिए क्या था, आवर गवर्नमेंट विल रिजेंबल द हिंदू गॉड विष्णु, ईच ऑफ आवर 100 हैंड्स विल होल्ड वन स्प्रिंग एंड द सोशल मशीनरी ऑफ स्टेट। तो देखिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखें, डायलॉग में एक और था कि लाइक द गॉड विष्णु माई प्रेस विल हैव 100 आर्म्स एंड दीज आर्म्स विल गिव देयर हैंड्स टू ऑल द डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल अब सेम इसी तरह से प्रोटोकॉल्स में क्या लिखा था, दीज न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन गॉड विष्णु विल बी पजेस्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स ईच ऑफ विच विल बी फीलिंग द पल्स ऑफ वेरिंग ओपिनियन। तो देखें बिल्कुल सेम बातें। इस तरह से एक और डायलॉग में लिखा हुआ था सूद के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, हाउ आर लोन्स मेड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड्स एंटेलिंग ऑन द गवर्नमेंट द ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट टू द कैपिटल इट हैज़ बीन पेड। Thus, if a loan is at 5%, the state after 20 years has paid a sum equal to the borrowed capital. When 40 years have expired, it has paid double. After 60 years, triple. Yet it remains debtor for the entire capital sum. मतलब पता है इधर किस तरह से कंट्री को जो है वो कर्ज़ों के बोझ में डाला जाएगा और ये सब चीज़ें। प्रोटोकॉल्स में सेम इसी बात को कॉपी कर दिया गया। A loan is an issue of government paper which entails an obligation to pay interest amounting to a percentage of the total sum of the borrowed money. If a loan is at 5%, then in 20 years the government would have unnecessarily paid out a sum equal to that of the loan in order to cover the percentage. In 40 years it will have paid twice and in 60 thrice that amount, but the loan will still remain as an unpaid debt. तो देखिए बिल्कुल सेम बातें डायलॉग्स इन हेल में मॉरिस जोली की और उस रशियन स्पाई के प्रोटोकॉल्स बुक में लिखी गई है। इसका मतलब ये जो बुक था ये एक जालसाजी थी, मतलब एक किताब से दूसरी किताब को कॉपी कर लिया गया। और यही वो बुक है जिसके अंदर यहूदी साजिश सारी की सारी आपको को ज्यूश कॉन्स्पिरेसी मिलती है। आज जो भी आप ज्यूश कॉन्स्पिरेसी के बारे में सुनते हैं, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, नाइट टेम्पलार्स, कैबालिज्म, कुछ भी, या एल्डर्स, 6 एल्डर्स और ये सब चीज़ें, रॉयल फैमिलीज़, ये सारा का सारा इसी बुक से निकाला गया है। ठीक है, तो इसका उसमें कोई सच नहीं है। जो सच है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हुआ। आखिर इसराइल का इलाका इतना अहम क्यों है? पहला सवाल ये होता है कि इसराइल का इलाका इतना अहम क्यों है, हम क्यों उसको नहीं छोड़ सकते हैं, मुसलमान क्यों नहीं छोड़ सकते, यहूदी क्यों नहीं छोड़ सकते? तो सबसे पहले तो यहूद के लिए इसलिए अहम है ये क्योंकि पहली यहूदी रियासत यहीं कायम हुई थी और इसकी आखिरी यादगार हैकल सुलेमानी की एक दीवार है जिसको दीवार गरिया या वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। तो एक दीवार आपने देखा होगा जिसके पीछे सामने यहूदी इबादत करते हैं और रोते हैं। उस ईसाइयों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी वफ़ात यहीं हुई, यहीं पर उनको मसलूब किया गया। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा से मिराज पर गए, जो इसराइल के अंदर ही, फ़लस्तीन के अंदर ही जो है वो मौजूद है। तो ये तीनों रिलीजन्स के लिए, ज्यूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद अक्सा और दीवार गरिया एक तस्वीर में आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जेरूसलम का इलाका है। और ये आपको जो यहाँ बैक साइड पे मिल रहा है डोम ऑफ द रॉक जिसको कहा जाता है, मस्जिद अक्सा। और ये हमारे पास ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न वॉल। इसके सामने खड़े होकर क्या करते हैं, जो ये ज्यूज़ हैं वो इबादत करते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज़ायोनिज़्म का नाम आपने बड़ा सुना होगा। तो ये ज़ायोन क्या है, सेहूनी तहरीक कहाँ से शुरू हुई, सेहून इस वर्ड के मायने पहले जानते हैं, फिर ज़ायोनिज़्म के बारे में डिटेल में आता हूँ।
देखें, स्टोरी इस तरह से होती है कि जब 597 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी 597 साल पहले, कदीम इराक के बेबीलोनियंस जो बाबली लोग थे, उन्होंने इसराइल को फ़तेह किया। तो वो यहाँ के, तो इसराइल में पहले से यहूदी आबाद थे, तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को वो अपने साथ कदीम इराक या मेसोपोटामिया ले गए, पढ़े लिखे लोगों को। उन पढ़े लिखे लोगों ने जलावतनी के बाद, एक्साइल के बाद अहदनामा कदीम लिखा, जो बेबीलोनियन तैलमुद भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेबीलोनियन तैलमुद जो था वो इनकी किताब थी, जो तो वो लिखी गई कब, वो जलावतनी के दौर में उन पढ़े लिखे लोगों ने लिखा, ठीक है, बेबीलोन में, इराक के अंदर, कदीम इराक के अंदर। अहदनामा कदीम में उन्होंने इसराइल लौटने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। उन्होंने इस किताब में लिखा कि हम इसराइल वापस लौटना चाहते हैं, और जिसमें इसराइल के लिए जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया वो सेहोन या जियोन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो यहीं से जो है वो जियोन का वर्ड या जियोनिज़म, सेहोनियत, ये सारी वर्ड्स हैं। मगर वो इसराइल वापस लौटने के बजाय यूरोप की तरफ चले गए। मगर जो यहूदी जो थे, काफ़ी सालों के बाद जब वो एग्ज़ाइल ख़त्म हुई उनकी, तो बजाय वो मतलब कुछ गए उसमें से फ़लस्तीन की तरफ, मतलब फ़लस्तीन की तरफ, लेकिन बहुत सारे फ़लस्तीन लौटने के बजाय यूरोप की तरफ चले गए, और वहाँ पर उन्होंने जो है वो अपनी आबादी बना ली। यूरोप में मौजूद रोमन कैथोलिक पहले से मौजूद थे, ईसाई रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस मौजूद थे। वो ज्यूज़ को कमतर समझते थे, इन्फीरियर समझते थे, और समझने की वजह क्या थी कि रोमन कैथोलिक यहूद को कमतर इसलिए समझते थे क्योंकि उन्होंने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया था। जैसे अगर आप स्टोरीज़ में आप सुनते हैं तो यहूदी जो थे वो कट्टर दुश्मन थे ईसा अलैहिस्सलाम के, और उन्होंने ही इनको मसलूब किया था। लेकिन यहूदी यूरोप में मखसूस जगहों पर रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता है, तो वो घेटो में रहा करते थे। उनको हर जगह पर फ्रीली मूव करने की, आबाद होने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उनके लिए कॉलोनीज़ बना दी जाती थी घेटो। उनमें तमाम यहूदियों को यूरोप में रखा जाता था, और यहूदियों को यूरोप में खेती बाड़ी करने की इजाज़त ना थी, वो फार्मिंग नहीं कर सकते थे। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त थी, तो ज़्यादातर वो पढ़ाई लिखाई में बड़े आगे थे यहूदी, ज्यूज़ जो थे। और ईसाई बाइबल के मुताबिक सूद के भी सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने कर्ज़ों के लेन देन का काम यहूदियों को सुपुर्द कर दिया कि आप जो है वो कर्ज़े लेंगे और देंगे। इस तरह से क्या हुआ कि यहूदी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने शुरू हो गए, और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग का जो निज़ाम है यहूदियों ने ही उसको आगे जाकर स्टार्ट किया। चूँकि ईसाई सूद को हराम समझते थे उस वक्तों में रोमन कैथोलिक्स, तो उन्होंने इस लोन का काम जो है वो यहूदियों के सुपुर्द कर दिया कि आप ही करेंगे काम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ज़ियोन जो है वो क्यों, कहाँ से वर्ड आया, ज़ायोनिज़म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ज्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके राइट्स मिलने शुरू हो गए यूरोप में अपने। 1791 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंकलाब फ्रांस हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस यूरोप का वो पहला मुल्क था जिसने यहूदियों को कानूनी बराबरी दी, यहूदी भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं। फिर 1856 में ब्रिटेन ने भी आज़ादी दी, यहूदियों को बराबरी दी, और आखिर में 1871 में जर्मनी ने भी ज्यूज़ को, यहूदियों को बराबरी दे दी, इक्वलिटी दे दी, सिटीजनशिप दे दी। तो अब ये ज़ियोनिज़म कहाँ से स्टार्ट हुई, या वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन WZO जो 1897 में बनी, वो क्यों बनी? ये तंजीम जो है वो यूरोपियों के लिए अलहदा, या यहूदियों के लिए, यूरोप के यहूदियों के लिए अलहदा मुल्क चाहती थी कि उनको अलग जगह पर बसाना है। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कुछ एक इंसिडेंट है, एक स्टोरी है, वो समझिए कि 1896-97 में एक ड्रेफस अफेयर हुआ। ड्रेफस कौन था? एक जूश ऑफिसर था जिसको एक झूठ तरह से कॉन्वेक्ट किया गया कि भाई कि झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने फ़्रांस के ख़िलाफ़ बगावत की है। फ्रांस का ही था ये, और तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, और इल्ज़ाम साबित भी हो गया कि इल्ज़ाम गलत है। लेकिन आखिरकार इसको क्या किया, इसको सज़ा दी गई, उसको उसकी आर्मी से निकाल दिया गया, ठीक है, और सज़ा भी सुनाई गई, और तमाम यहूदियों के बारे में नेगेटिव चीज़ें इसको सुनाई गई ड्रेफस को। तो लोगों को ये लगा कि भाई फ्रांस जैसे मुल्क में जहाँ पर एज ऑफ रीज़न है, जहाँ इनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत लिबरल कंट्री है, जब वही ज्यूज़ को के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो उसके लिए इस ड्रेफस अफेयर के बाद एक शख्स थे यहूदी, थियोडोर हर्ज़ल ने कहा कि भाई ज्यूश अब जो है वो यूरोप में नहीं रह सकते, उनको यूरोप से हटना पड़ेगा। और उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था द ज्यूश स्टेट, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहूदियों के लिए अलग रियासत का मुतालबा इस किताब में उन्होंने किया था। यूरोप के यहूदियों को अलग मकाम चाहिए, अलग जगह पर रहना है। अब वो अलग मकाम कैसे मिला उसको ज़रा देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 आप जानते हैं, पहली आलमी जंग 1914 में शुरू होती है, 1918 में ख़त्म होती है जाकर। तो ये आलमी जंग जो थी, इसमें जो है वो इत्तेहादी, दो तरह की पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स थी और इस अलावा से अलाइड पावर्स थी। तो
अलाइड पावर्स मतलब इत्तेहादी ताकतें, जिसमें से रूस, बरतानिया और फ्रांस थी, वो सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना चाहती थी, ओटोमान एम्पायर को ख़त्म करना चाहते थे। तो इसलिए पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया या तुर्की जिसको हम कह सकते हैं, उसने मरकज़ी ताकतों का, सेंट्रल पावर्स का, ये जर्मनी का साथ दिया उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में, ताकि वो इत्तेहादी ताकतों से बच सकें। अब इनको ख़त्म करने के लिए बरतानिया ने एक चाल रची। क्या किया कि एक बरतानवी सफ़ीर थे, हेनरी मैकमोहन उनका नाम था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शरीफ मक्का के शरीफ को, चूँकि उस वक्त जो था वो आपका जो पूरा मक्का था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में ही आता था, आगे मैप में भी दिखाऊंगा, कि उन्होंने शरीफ मक्का को उकसाया कि वो सल्तनत उस्मानिया के साथ बगावत करें, कि ओटोमान एम्पायर के साथ बगावत करे और जंग में उनका साथ ना दे बल्कि उनके ख़िलाफ़ चले जाए। तो और बरतानिया ने फिर वादा किया कि वो शाम से लेकर यमन तक का इलाका अरबों को दे देगी, मतलब अरबों को शाम से लेकर यमन तक का इलाका मिल जाएगा जो आज सऊदी अरब कहलाता है। तो उन्होंने जो है वो उसको हामी भर ली इस चीज़ पर, और बरतानिया ने अपने जासूस टी लॉरेंस के नाम से, जो उनका अपना जासूस था, वो मक्का भेजा और उसने अरबों को असलहा और पैसा ये सब प्रोवाइड किया ताकि वो ओटोमान एम्पायर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में। तो और फिर इस तरह से शरीफ मक्का के 2 बेटे थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया, एक का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था फैसल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अरब बगावत इसको हम कहते हैं, अरब रिवॉल्ट इसको कहा जाता है, जो कि ओटोमान एम्पायर के साथ हुई। तो अल्लामा इकबाल ने इसी के बारे में कहा था ना, क्या खूब अमीर फ़ैसल को सनूसी ने दिया पैगाम, तू नामो निस्फ़ का तो हिजाज़ी है पर दिल का हिजाज़ी बन ना सका। तो सल्तनत उस्मानिया का नक्शा 1914 में कैसा था आप देखें, ये जो पूरा जो कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, ये जो इस कलर से डार्क ब्राउन कलर से जो आपको दिख रहा है, वो पूरा का पूरा इलाका जो था वो सल्तनत उस्मानिया के पास था, ठीक है। तो ये पार्ट अभी दिख रहा है, ये तो पार्ट निकल गया था। तो ये जो पार्ट आपको यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए बच्चों, ये सारा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो था ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। अब इसमें आप देख सकते हैं अनातोलिया का इलाका तो आ ही रहा है, जो मॉडर्न टर्की है, और उसके साथ जेरूसलम भी इसी के अंदर आ रहा है, जेरूसलम भी इसी के अंदर आ रहा है, शाम का पूरा इलाका इसी के अंदर आ रहा है। इस तरह से जॉर्डन का भी इलाका यहीं पर आ जाएगा, इराक़ का कुछ इलाका यहाँ पर आ जाएगा, और मक्का और मदीना, ये देखें ये सारे के सारे ओटोमान एम्पायर के एंटर में आ रहे थे। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुई तब की बात है, लेकिन जब एंडिंग हुई तो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हुई, ये ओटोमान एम्पायर कम्प्लीटली ब्रेक हो गई। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश ने बेल्फोर डिक्लेरेशन की 1917 में, और बरतानिया ने यहूद से एक वादा किया, ज्यूस से, यूरोप के, कि वो फ़लस्तीन का इलाका उन्हें प्रोवाइड कर देगी। कि फ़लस्तीन का इलाका भी आपने देखा भी कि ओटोमान एम्पायर के एंटर में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीन का इलाका इन्हें फ़राहम करेगी, जबकि यही ब्रिटेन ने ये बात अभी कही कि ये इलाका कंप्लीट जो है वो, जो इससे मैं पीछे दिखाऊँ आपको, कंप्लीट जो सीरिया से लेकर यमन तक का इलाका, ये नीचे वाला इलाका दिस इज़ यमन और दिस इज़ ये सीरिया, ये पूरा इलाका जो था वो अरब को देने की बात हो रही थी। लेकिन इसी में से जो फ़लस्तीन का इलाका है वो कहा गया कि वो डबल क्रॉस इस तरह से कर रही थी, मतलब जो ब्रिटिश थी, कि वो एक तरफ से जो है वो उसको भी लालच दे रही थी सऊदी अरब को, कि और उस तरफ से वो फ़लस्तीन को भी लालच दे रही थी। तो ये ख़त जो है वो बड़ा बेल्फोर डिक्लेरेशन का बड़ा एक मशहूर हुआ, जो लीक हुआ नवंबर 1917 में, जो रॉथस्चाइल्ड नाम के एक बड़े अमीर व कबीर जो है वो यहूदी थे, उनको लिखा। और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा हुआ है कि हम आपको जो है वो एक अपनी रियासत बनाने के लिए जो है वो फ़लस्तीन की जगह दे देंगे। चूँकि थियोडोर हर्जल ने जो किताब लिखी थी द जूइश स्टेट, उसने पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ था कि उनको अपनी रियासत चाहिए थी। उसके बाद अरब बगावत के बाद हुई कायरो कॉन्फ्रेंस, काहिरा में, इजिप्ट के अंदर 1921 में। इसमें क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है तो वादे के मुताबिक और जो है वो क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स करते हैं ओटोमन एम्पायर के। जॉर्डन का इलाका कायम होता है, उर्दन जिसको उर्दू में कहते हैं, उसको प्रिंस अब्दुल्ला को दे दिया जाता है जो शरीफ मक्का के बेटे थे। और इराक़ का इलाका भी कायम होता है, उस वक्त इराक़ के मुल्क को कायम किया जाता है और उसे प्रिंस फैसल को दे दिया जाता है, ठीक है, उसको प्रिंस फैसल को दे देते हैं जो भी शरीफ मक्का का जो है वो बेटा था। और लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, तो उसने यहूदी सरजमीन की हिमायत कर दी कि जो फ़लस्तीन का इलाका था वो कहा कि भाई ये ज्यूस को यहाँ पर कॉलोनाइज़ किया जाए और यहाँ पर उनको बुलाया जाए एक एक करके। जब ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि भाई इससे जो है वो छोटे छोटे फ़लस्तीनी बगावतें शुरू हुई 1920 में, 1929 में, 1933 में, जब उन्होंने देखा कि यहूदियों को हमारे मुल्क में लाकर बसाया जा रहा है, ठीक है, जबकि वो मुसलमान उस वक्त एक लंबे अरसे से वहाँ पर रह रहे थे। तो
ये चीज़ हुई तो थोड़ा थोड़ा अभी मतलब कुछ को लगाकर बसाया गया, इतनी बड़ी तादाद अभी नहीं आई थी कि वो यहूदी पूरा अपना एक अलग मुल्क बना लेते, वो आगे जाकर होता है। अब देखें टाइम आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो जर्मनी में फाशिज़म का उरूज होता है, राइज ऑफ फाशिज़म बाय एडोल्फ हिटलर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे तो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को समझें, आप रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे वाक़यात को इन तमाम वाक़यात से, ठीक है। तो जो एडोल्फ हिटलर था तो वो फाशिस्ट लीडर था। फाशिज़म एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो इश्तराकियत कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ है, जो कम्युनिज़म को गलत समझता है। वो कम्युनिज़म जो कि हमारे पास रशिया में जो मौजूद थी, जो इश्तराकियत है, कम्युनिज़म या सोशलिज़म भी उसको हम कह सकते हैं, उर्दू में इश्तराकियत कहते हैं, इंग्लिश में कम्युनिज़म कहते हैं, कुछ लोग उसको सोशलिज़म भी कहते हैं, जिसमें मज़दूरों को ज़्यादा हकूक़ दिए जाते हैं और एक क्लासलेस सोसाइटी को बनाने का क़याम किया जाता है, जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होता, उसको कम्युनिज़म कहते हैं। एडोल्फ हिटलर एक फाशिस्ट लीडर था जर्मनी का। उसने ये सोचा कि कम्युनिज़म एक यहूदी साजिश है, क्योंकि एक यहूदी कार्ल मार्क्स ने इसको शुरू किया। कम्युनिज़म को जो है वो एक यहूदी एक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जिन्होंने किताब लिखी थी दास कैपिटल के नाम से, और उसमें उन्होंने कम्युनिज़म के फंडामेंटल्स को बताया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कम्युनिज़म भी एक यहूदी साजिश है। 1930 से 1935 के दरमियान फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी 19% से बढ़कर 31% हो गई, क्योंकि जब यूरोप में उनको पता लगा कि जाहिर सी बात है कि जब लीग ऑफ नेशन ने उन्हें अथॉरिटी दे दी कि अब जाएं और जाकर बसना शुरू कर दें इस फ़लस्तीन के इलाके में, तो फ़लस्तीन में यहूदियों की कुल आबादी 19% थी पहले, और वो 31% तक वो आबादी बढ़कर हो गई। मतलब इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई यूरोप टू फ़लस्तीन। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, सुप्रीम लीडर बना दिया गया। 1935 में हिटलर ने नरम्बर्ग लॉस या नरम्बर्ग के कवानीन उसको ऐलान कर दिया, जिसमें यह वाज़ा कर दिया गया था कि यहूदी जर्मनी के शहरी नहीं हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ आर्याई कौम से नहीं है। वो कहते थे जो आर्यंस होंगे ना, आर्यंस होंगे बस वही जर्मनी में रह सकते हैं, जैसे जर्मन कौम आर्यन कौम थी, तो वो सिर्फ जर्मनी में रह सकते हैं, और जो आर्यंस नहीं हैं वो नहीं रह सकते जर्मनी में। यहूदी जो थे ना, यहूदी आर्यंस नहीं होते, इनकी अलग नस्ल होती है, उनको सेमेंटिक्स कहा जाता है, सेमेंटिक। तो यहूदी सेमेंटिक थे, आर्यंस नहीं थे, तो उन्होंने कहा, और सेमेंटिक्स जो है वो इन्फीरियर रेस है, आर्यंस तो मोस्ट सुप्रीम रेस है। जैसे कि हम पाकिस्तानी इंडियंस, हम भी आर्याई कौम से बिलोंग करते हैं, और जो जर्मन थे वो भी आर्याई कौम में से थे। इसलिए जो है ना, वो जब हिटलर वगैरह को देखा होगा आपने, अपने बाजू पर वो ये स्वस्तिका का सिंबल बनाते हैं, इस तरह का स्वस्तिका का सिंबल, ये इंडियंस में भी बड़ा मशहूर होता है। वैसे ये आर्यन सुप्रीमेसी का सिंबल है, आर्यंस का, तो ये इसको अपनी सुप्रीमेसी शो किया करते थे इससे। नाजी का बाद में भी यही सिंबल रहा। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, और उसी साल यहूदियों के दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। जितने भी जर्मनी में यहूदियों के दुकान थे उन सब के शीशे तोड़ दिए गए, जर्मन फौज ने उनको तोड़ा, और उसी को क्रिस्टल नाच जर्मन में कहते हैं, और नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास इंग्लिश में कहा जाता है, कि वो रात जब दुकानों के शीशे और उनके अंदर माल जो भी पड़ा हुआ था उसको तोड़ दिया गया, उनका इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, मतलब मौशी इस्तेहसाल करने के लिए। 1939 में उसके अगले साल क्या हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और जब उसने पोलैंड पर हमला किया तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ। तो 1952 अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में हिटलर ने फाइनल सोल्यूशन शुरू किया, और फाइनल सोल्यूशन क्या कहलाता है, द कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ज्यूज़, कि यहूदियों को मुकम्मल नस्ल कशी, कि पूरी तरह से यहूदियों को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहूदियों को वो समझता था कि हर हार के पीछे जो यहूदी जो है वो मौजूद होते थे। और उसके पीछे सिम सही में ये कि जब हिटलर ने अपनी किताब लिखी मेन केम्फ के नाम से, उस किताब में भी उसने यही बताया, जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न एल्डर्स ऑफ द ज़ियोन को उसने बेस बनाकर लिखा कि यहूदी जो है वो हर एक जो है वो साजिश के पीछे होते हैं, इसलिए उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये उसने जवाज़ बनाया था, जबकि हमने देख लिया कि वो बुक खुद ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और वो एक फॉर्जरी थी, पीस ऑफ फॉर्जरी थी, वो एक जालसाजी थी और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हुआ, अच्छा उसी में क्या हुआ, इसी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्यूज़ को हम लोग कहते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट इज़ द मोस्ट डेडली क्राइम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी को ज्यूश मसाकिर कहा जाता है, यहूदियों का कत्लेआम। नाजी फ़ौज ने 1941 से 45 के दौरान 6 लाख से ज़ायद यहूदियों को कत्ल कर दिया, और उनको मास ग्रेव्स में डाल देते थे। कत्ल करने के बाद उनको मास ग्रेव्स में डाल देते थे, और उनके बाद उनको जला देते, आग लगा देते थे गैस चैम्बर्स के अंदर, लीथल इंजेक्शंस के थ्रू बड़े उन्होंने मजालिम ढाए यहूदियों पर। यूरोप में यहूदियों के 2/3 आबादी कत्ल कर दी गई, 2/3, मतलब हर 3 में से 2 यहूदी मार दिया गया, हर 30 में से 20 मार दिया गया, 300 में से 200 मार दिए गए।
और इसके अलावा उन्होंने रूसी फ़ौज शहरियों को भी कत्ल किया। नाज़ी फ़ौज ने 2.5 करोड़ रूसी शहरियों का कत्ल किया। और दूसरी आलमी जंग में टोटल देखा जाए तो 5 करोड़ के लोग टोटल जो है वो उसमें मारे गए। तो 5 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम इसके अंदर हुआ था। इस होलोकॉस्ट के रद्द अमल में यहूदियों ने नारा लगाया, नेवर अगेन, दोबारा नहीं, कि ऐसा जुल्म हम दोबारा अपने ऊपर कभी नहीं होने देंगे। और ये एक बहुत एक टर्निंग पॉइंट था ज्यूश हिस्ट्री के अंदर। होलोकॉस्ट के बाद से यहूदी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई, हाइपर एग्रेसिव हो गई, और उसने ठान ली कि अब वो एक कमज़ोर कौम की तरह नहीं जीने वाली, कि वो कमज़ोर कौम की तरह नहीं जीने वाली, बल्कि वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मिलिट्री बेसिस पर, वेपनरी में, इन तमाम चीज़ों में वो तमाम दुनिया से आगे जाएंगे ताकि वो अपने आप को बचा सकें, ठीक है, और दोबारा होलोकॉस्ट होने से बच सकें। तो इस तरह से आला यहूद में एक इनकलाब बरपा हुआ, जिसमें उनकी ख़वातीन और उनके मर्द सारे के सारे जोशीले हो गए। फ़ौज में बड़ी तादाद में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बचपन से छोटे बच्चों को ही मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई। आज भी ऐसा होता है कि इसराइल के अंदर एक छोटा बच्चा जो होता है 10 साल का, 8 साल का, उसको AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसकी वीडियोज़ वगैरह आप नॉर्मली देख सकते हैं। चूँकि वो एक एक्सप्लॉइटेड कौम थी, वो चाहती थी दोबारा उसके साथ ऐसा ना हो जो पहले हो चुका। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस फ़लस्तीन में क्या वाक़यात होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ कि जंग अज़ीम दोहिम के बाद फ़लस्तीन में रोनमा होने वाले क्या वाक़यात थे। तो दूसरी आलमी जंग के बाद सेहूनी गुरों ने बरतानिया से लड़ाई शुरू कर दी, जो ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पर पहले से मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बरतानिया मुल्क छोड़कर चली जाए, बरतानिया मुल्क छोड़कर चली जाए। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि वर्ल्ड वॉर 1 में बरतानिया जीती थी, तो ओटोमन एम्पायर का पूरा इलाका बरतानिया के पास आ गया था। तो फ़लस्तीन भी पूरा बरतानिया के पास था, जबकि उसमें वो कॉलोनाइज़ कर रही थी ज्यूज़ को, लेकिन ख़ुद भी उसकी सुप्रीमेसी थी वहाँ पर। तो मगर बरतानिया इतनी आसानी से जाने के लिए तैयार ना थी। बरतानिया का मानना था कि उसके रहने से उस खत्ते में अमन कायम होगा, मगर सच तो ये था कि मुसलमान और यहूद की लड़ाई उसने ही शुरू की थी। ये लड़ाई आपको पता है कि ये बरतानिया ने ही लगाई थी, और उसी को वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से लड़ाई रुकी रहेगी। ये काम बरतानिया हमेशा से किया करता था। ये इसी तरह का काम बरतानिया ने हिंदू और मुसलमानों के साथ बरज़गीर में किया, सब कॉन्टिनेंट में किया, कि वो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे और कहते थे कि अगर हम चले जाएंगे तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे, इसलिए हमें रहना है। तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी उन्होंने वहाँ पर भी की। 1946 में ज़ियोनिस्ट लोगों ने, सेहोनियों ने, ज़ियोनिस्ट मैंने बताया कि वो कौन होते हैं, जो कि अलग रियासत यहूदियों की बनाना चाहते हैं। सेहोनियों ने यरूशलेम में मौजूद किंग डेविड होटल एक था, उसमें बम मार दिया, जो कि बरतानवी फ़ौज का हेडक्वार्टर था। मतलब एक एकदम मिलिट्रिस्टिक रेजिस्टेंस शुरू की उन्होंने। 1947 में अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा ने तकसीम का मनसूबा बनाया, जिसमें के मुताबिक फ़लस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों को एक मखसूस मकाम दे दिया जाएगा, कि फ़लस्तीन के इलाके को डिवाइड कर देंगे, किसमें भाई, मुसलमानों में, और जो फ़लस्तीन के अरब हैं उनमें, और ये ज्यूस लोगों में। अरब ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया, क्योंकि वो पूरा फ़लस्तीन चाहते थे, जैसे कि बरतानिया ने उनसे वादा किया था। मैंने अभी बताया ना आपको कि सीरिया से लेकर यमन तक का पूरा इलाका उनको दिया जाएगा, तो उसमें तो फ़लस्तीन भी पूरा का पूरा आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि 1948 में, 1948 में एक मसाकिर हुआ, जिसको देर यासीन मसाकिर कहते हैं, देर यासीन कत्लेआम। देर यासीन क्या था, ये एक फ़लस्तीन में मौजूद एक गाँव था। उस गांव में ज़ियोनिस्ट फ़ौजों ने क्या किया, मासूम फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्ल किया, ताकि वो डर कर अपना घर छोड़कर भाग जाए। और ऐसे ही हुआ, वो लोग अपना घर छोड़कर, मतलब घर में, मतलब उन्होंने ताला लगाया, चाबी जेब में डाली और वहाँ से भाग गए, कि अगर हालात दोबारा से होंगे तो वापस आ जाएंगे। लेकिन एक ज़माना गुजरा, जब उन्होंने वहाँ से निकले, वो तो यही तो चाहते थे सेहोनी, कि उन्होंने जब वो वहाँ से निकले घर बार छोड़कर अपना, तो उन्होंने उन जगहों को कब्ज़ा कर लिया यहूदियों ने। तो अब वो मुसलमान अपने घर वापस जाना चाहते हैं, मगर इसराइल उस पर मुत्तफिक नहीं है, ठीक है। राइट ऑफ रिटर्न उसको कहा जाता है, कि हमारा हक़ है कि हम वापस अपने घर पर लौटें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं ना फ़लस्तीनी, तो अपने हाथ में चाबियाँ उठाते हैं अपने घरों की, कि देखें हमारा घर जो है वो इसराइल के अंदर ही मौजूद था, लेकिन अब हमें इसराइली फ़ौज उसमें रहने नहीं देती है। तो ये डिफरेंट तरह के फ़ोटोग्राफ्स में आपको इस तरह की पिक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें कोई शख्स जो है वो चाबी उठाया होगा। इसको वो नकबा कहा करते थे फ़लस्तीनी। नकबा कैटास्ट्रोफ को कहा जाता है, मतलब एक आफत। इसराइल में 12 लाख मुसलमान आबाद थे, और इस कत्लेआम के बाद 7.5 लाख मुसलमान वहाँ से इसराइल वाले इलाके से चले कर, मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने अपना घर इसराइल वाला जो है वो छोड़ दिया। मशहूर साइंसदान जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी इस कत्लेआम की मज़म्मत की। अगरचे वो ख़ुद एक यहूदी थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन उन्होंने इस कत्लेआम को जुर्म और दहशत का नाम दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसी वजह से 1952 में
जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल की प्रेसिडेंसी ऑफ़र की गई तो उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं, ये इसराइल की रियासत गलत कायम हुई, ठीक कायम नहीं हुई है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कोटेशन, ये स्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुसलमान तो थे ही जो कि हम सपोर्ट करते हैं मतलब फ़लस्तीनियों को, साथ में नॉन मुस्लिम्स के भी राय हैं, उसको आप देखें कि वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियों को। वो प्रो पैलेस्टीन थे, ना कि प्रो इसराइल थे। आखिरकार फिर क्या होता है, इसराइल की यौम आज़ादी का दिन करीब आता है और जिस दिन उनकी आज़ादी होती है उसके अगले ही दिन वो जंग शुरू हो जाती है। पहली अरब इसराइल जंग शुरू हो जाती है 1948 से 1949 तक जो चलती है। तो मई 1948 में इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया कि भाई हम अब इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। उसके अगले ही दिन पहली अरब इसराइल जंग स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। 7 अरब ममालिक ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक, लबनान, सऊदी अरब और यमन शामिल थे। ये 7 कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ थे, अरब सब अरबी के स्पीकिंग थे, ये सारे अरब ममालिक थे, उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। तो लेकिन इसराइल ने ये जंग जीत ली और 1947 के तकसीम के बाद जो इलाके अरब को मिले तो उनमें से 60% पर काबिज़ हो गए। मतलब 1947 में जो डिक्लेरेशन यूएन ने किया था कि फ़लस्तीनियों को इतना जगह मिलेगा और इसराइलियों को, यहूदियों को इतनी जगह मिलेगी, तो इसराइल ने मुसलमानों के भी 60% एरिया को पे काबिज़ हो गए जंग जीतने के बाद, चूँकि इस जंग में उनकी फतेह हो गई थी। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखें नक्शे में कि 1947 में यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान जो था वो ये था, ये जो ब्लू कलर के एरियाज़ आपको दिख रहे हैं वो ज्यूश स्टेट था, और जो आपको ये यहाँ पर इस कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये खाकी कलर से, तो ये आपके पास कौन सा था, ये फ़लस्तीनियों के इलाके थे। 1948 में अरब की आर्मी इन्वेड करती है डिफरेंट जगहों से, तो ग्रीन कलर से जो आ रही है तो दैट इज़ अरब की आर्मी जो अलग अलग कंट्रीज़ से आ रही है, देख रहे हैं सीरिया से, जॉर्डन से, इजिप्ट से आ रही है। लेकिन बाद में जब काउंटर अटैक करती है इसराइली आर्मी तो रिटेलिएट होती है अरब आर्मी और दूर जाती है। इससे क्या होता है कि सिर्फ जो ग्रीन वाला पार्ट है इतना एरिया सिर्फ बच जाता है अरब्स के पास, और बाकी जो है वो जितना भी पोर्शन होता है पूरा का पूरा वो आ जाता है किसके पास, वो आ जाता है इसराइल के पास। तो बस गज़ा रह जाता है, ये वेस्ट बैंक रह जाता है और इस तरह से गोलान का थोड़ा इलाका रह जाता है। ये मतलब इसमें देखा जाए तो वेस्ट बैंक का ये एरिया और ये गज़ा, बस यही रह जाता है। लेकिन देखिए स्टार्ट में कितने एरियाज़ थे, ये देखिए, ये एरिया चेक करें, ये एरिया चेक करें और बाद के एरिया चेक करें। ठीक है। तो वजह ये थी कि जो कि जंग हार गए थे अरब, जिसकी वजह से उनको हाथ धोना पड़ा बहुत सारी जगहों से, तो अपने ताकत के ज़ोर पर उन्होंने इसको कब्ज़ा कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपके ज़हन में आ रहा हो कि अरब ये जंग हारे क्यों, जबकि 7 कंट्रीज़ ने फ़ौज की उसमें आई थी। तो देखो, इसराइल एक जदीद यूरोपीय रियासत के तर्ज पर बनाया गया, एक मॉडर्न यूरोपियन स्टेट की तरह वो बना था, जिसमें जमहूरियत मौजूद थी, डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी, और यहूदी कौम के अंदर एक मजबूत जज्बा मौजूद था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि होलोकास्ट की तरह एक और दफ़ा फिर उनका कत्लेआम हो। तो वो जज्बे के साथ अपने सर्वाइवल की लड़ाई वो लड़ रहे थे, है ना, सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हुए क्या होता है, कभी कभार इंसान को जीत मिलती है। जैसे कि टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा होगा, तो टॉम एंड जेरी में जेरी हमेशा जीतता है टॉम से, क्योंकि टॉम को जैसे अपना खाना चाहिए होता है, उसके पास खाना और भी होता है, लेकिन वो जेरी को बिला वजह खाना चाहता है, लेकिन जेरी हमेशा जीतता है, क्योंकि जेरी के पास खाने के लिए जो चीज़ होती है वही चीज़ वो टॉम उसको खाने नहीं देता। तो उसके लिए ये लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है। तो इसी वजह से, इसे सर्वाइवल की वजह से क्या था कि ये इसराइली इस जंग को जीत पाए। ठीक है। और अरब ममालिक क्यों हार गए, चूँकि अरब ममालिक में बादशाह थी, मोनार्की थी, और वो ममालिक सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए बरतानिया ने पपिट एक नेशंस की तरह से बनाया था, वो जैसे मैंने आपको स्टोरी पूरी बताई, जिसकी वजह से वो कमज़ोर थे और वो ये जंग हार गए। तो ठीक है। अब इसराइल और फ़लस्तीन में अगर आप देखें तो बहुत वाइड डिफरेंस होता है। इसराइल के जो इलाके हैं टेल अवीव वगैरह, वो बड़े, इसकी सिटी लाइन आप देखें, स्काई स्क्रेपर्स वगैरह आपको दिखेंगे, बहुत डेवलपमेंट दिखेगी। लेकिन ये ठीक है, बरक से आप फ़लस्तीन का इलाका आप देखेंगे जाकर, वेस्ट बैंक का, गिज़ा का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आपको दिखेगा, बैकवर्ड दिखेगा, जिसमें कि जाहिर सी बात है इसराइल का, अगर इसराइल इसको अपना इलाका तस्लीम करती है तो उनको चाहिए कि वो इसको भी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाए। लेकिन सेम यही चीज़ है कि फ़लस्तीन वाले पार्ट में वो कोई भी रेनोवेशन नहीं करते और सारे के सारे इसराइल को वो बेहतरीन एक कंट्री बनाकर वो रखते हैं। तो ये फ़र्क है कि इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर। अब क्या होता है कि फ़र्स्ट सेकंड जो वॉर होती है अरब इसराइल जंग, वो किस तरह से होती है, तो वो नहर स्विस की वजह से होती है। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर CSS के स्टूडेंट्स हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इन चीज़ों को समझना। ठीक है। बाकी जर्नल हिस्ट्री वाले जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए भी बेटर है। नहर स्विस की तारीख, हिस्ट्री ऑफ स्विस कैनल।
तो स्विस कैनाल किसे कहते हैं कि एक कैनाल होता है, नहर होती है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। इजिप्ट के अंदर एक नहर स्विस बनाई गई थी, ठीक है। नहर स्विस क्या थी कि ये जो आपके साफ समंदर मिल रहा है, दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ जो आपको ये समंदर मिल रहा है, दिस इज़ द रेड सी। तो पहले क्या होता था कि जब कोई सफ़र करना होता था यूरोपियंस को, लंदन से जैसे कि मुंबई जाना है, इंडिया जाना है, तो वो लंदन से वो इस तरह से जो है वो इस तरह से ट्रैवल करते हुए 19,800 किलोमीटर का फासला तय करके केप ऑफ गुड होप से आया करते थे। जो वास्को डी गामा ने जो तरीका बताया था, ये वास्को डी गामा का रूट है, इस तरह से आया करते थे। लेकिन जब यहाँ से क्या किया गया कि मेडिटेरेनियन सी से कैनल बना दिया गया, कहाँ तक, ये रेड सी तक। इससे क्या हो गया कि लंदन के या जो भी यूरोपियन नेशंस हैं वो फ़ौरन से इधर से यहाँ से स्विस कैनल के रास्ते से मुंबई पहुँच सकते थे। इससे क्या हो गया कि डिस्टेंस 11,600 किलोमीटर हो गया, मतलब लगभग 9 से 10,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस की चीज़ है स्विस कैनल। कुछ दिनों पहले अभी वहाँ पर एक कश्ती भी फंस गई थी, तो बड़ा टीवी में सुबह शाम दिखा रहे थे कि स्विस कैनल में एक कंटेनर वाले जो शिप है, वो कार्गो शिप है, वो फंस गई, उसको निकाला जा रहा है। और उसकी इंपॉर्टेंस फिर आपको पता लगेगी स्विस कैनल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्विस कैनल इजिप्ट में मौजूद है। कैसे बने इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि 1805 में मोहम्मद अली पाशा मिस्र के बादशाह बने और मिस्र में बादशाहत शुरू हुई। 1859 से 1869 तक फ्रांस और बरतानिया ने मिस्र में नहर स्विस बनाया, स्विस कैनल बनाया, जो बहरे रूम को बहरे अहमर से जोड़ता था, ठीक है। तो बहरे रूम मतलब दैट इज मेडिटेरेनियन सी, और बहरे अहमर कहते हैं रेड सी। तो दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी जो आपको दिख रहा है, एंड दिस वन इज़ द रेड सी। 1875 में मिस्र ने अपने कर्ज उतारने के लिए, कर्ज काफ़ी चढ़ा हुआ था मिस्र के ऊपर, कर्ज उतारने के लिए नहर स्विस का अपना हिस्सा 4 बिलियन पाउंड में बरतानिया को बेच दिया। चूँकि ये 3 लोगों की कोलिशन से बना हुआ था, मतलब एक इसमें फ्रांस थी, एक इसमें बरतानिया था और एक इसमें मिस्र था। ये तीनों को परसेंटेज इसमें मिल रहा होता था। तो मिस्र ने अपना हिस्सा क्या किया, 4 बिलियन पाउंड में औने पाने दामों में बरतानिया को बेच दिया। 1882 में फिर क्या हुआ कि मिस्र में इसी की वजह से कौमी बगावत शुरू हुई उसके लोगों की तरफ से, जिसको बरतानिया ने कुचल दिया और मिस्र पर कम्प्लीटली अपनी आर्मी उन्होंने लगा दी। कंप्लीट इजिप्ट में उन्होंने अपनी आर्मी जो है वो लगा दी। 1939 में क्या हुआ कि बरतानवी फ़ौज मिस्र से निकली वो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के कहने पर, और 1939 में आखिरकार वो सिर्फ नहर स्विस के आसपास के इलाके तक आ गई, पूरे इजिप्ट को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस यहाँ पर होते हैं, एक बहुत अजीम मुसलमान लीडर उभर के आते हैं, इनका नाम होता है जमाल अब्दुल नासिर, जो मिस्र के सदर रह चुके हैं। 1948 में अरब इसराइल जंग में मिस्र को शिकस्त हुई, ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया, फर्स्ट अरब इसराइल वॉर में। फिर मिलिट्री लीडर जो जमाल अब्दुल नासिर थे, वो ये चाहते थे कि मिस्र से बादशाहत ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और 1951 में उन्होंने बरतानिया को हुक्म दिया कि वो अपनी फ़ौज नहर स्विस से हटा दे, स्विस कैनाल से हटा दे। और 1956 में वो मिस्र के सदर बन गए और बादशाहत ख़त्म हो गई और ख़ुद वो सदर बन गए। मिस्र के डिक्टेटर भले वो बने, लेकिन बने। जमाल अब्दुल नासिर ने फ़लस्तीनियों के फ़दाई हमलों को भी सपोर्ट किया। फ़लस्तीन में जो फ़दाई हमले किया करते हैं इसराइली फ़ौजों पर, पूरी तरह सपोर्ट किया जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें। और फ्रांस अल्जीरिया पर, अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का एक, नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री है, तो फ्रांस उस पर कब्ज़ा करना चाहती थी। तो जमाल अब्दुल नासिर ने अल्जीरिया के मुसलमान जहादियों को सपोर्ट किया कि, और इस तरह से क्या हुआ कि मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि जो इजिप्ट है वो फ़्रांस के ख़िलाफ़ है पूरी तरह से, या वो अमेरिका के भी ख़िलाफ़ है और इस तरह से इसराइल के भी ख़िलाफ़ है, जो कुछ जो है जमाल अब्दुल नासिर से स्टैंस लिए। उसके बाद क्या होता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट होती है 1955 में। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है कि इस तहरीक का मकसद ये था कि ममालिक को अमेरिका और रूस की स्तर जंग से दूर रखा जाए। कोल्ड वॉर जो हो रही थी अमेरिका और रूस के बीच में, उसे दूर रखने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू होती है। और इस तहरीक में इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया और घाना, मिस्र और ये सारे कंट्रीज शामिल थे। 1 2 3 4 5 कंट्री ये शामिल थे। इंडिया भी इसमें मौजूद थी, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे मौजूद। अमेरिका ने इसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने जब ये देखा कि नॉन अलाइन मूवमेंट, चूँकि अमेरिका ये समझती थी कि जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा ना, तो बस वो रशिया के ही साथ है, भले वो कुछ भी बोले लेकिन वो रशिया के साथ ही है। तो अमेरिका ने इसके रद्द-ए-अमल में मुआहिदा बगदाद पैक्ट जो है वो किया, जिसका मकसद ये था कि मशरिक़ वस्ता मतलब मिडिल ईस्ट में, ख़ास तौर पर मिस्र में कम्युनिज़म को फैलने से रोका जाए। और इस मुआहिदे में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक़, बरतानिया ये सब मौजूद थे कि जो ये कह रहे थे कि जो मिस्र के अंदर सोशलिस्ट इंकलाब बर्पा हो रहा है उसको रोका जाए किसी तरह से। और पाकिस्तान चूँकि हमेशा से अमेरिका का सपोर्टर रहा है, तो अमेरिका को यहाँ पर भी सपोर्ट करना पड़ा स्टार्ट से।
और मुआहदा बगदाद को बाद में जो है वो सेंटो का नाम दिया गया। सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, इसी को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। 1956 में बरतानिया और अमेरिका ने क्या किया कि असवान डैम की फंडिंग को रोक दिया। असवान डैम एक डैम था मिस्र में जो बनाया जा रहा था और वो बहुत ज़रूरी था इसकी डेवलपमेंट के लिए, ये इजिप्ट की, चूँकि इजिप्ट ज़्यादातर आपको पता है डेजर्ट एरिया है, एक दरिया बस उसमें बहता है, दैट इज़ कॉल्ड रिवर नाइल, वो भी गर्मियों में सूख जाता है। तो असवान डैम बनाने की जो है वो बरतानिया अमेरिका वहाँ बनवा रही थी ताकि क्या हो जाए कि वो इजिप्ट जो है उसमें खुशहाली आए। लेकिन उसके लिए उन्होंने फंडिंग रोक दी कि जब जो कुछ जमाल अब्दुल नासिर ने किया उसके बाद से फंडिंग रोक दी गई। तो नासिर ने यह फैसला किया कि नहर सुएज़ को बरतानिया और फ्रांस से ख़रीद कर नेशनलाइज कर दिया जाता है कि उसकी आमदनी से असवान डैम बनाया जाए, कि हम नहर सुएज़ को पूरी तरह से अंडरटेक कर लेंगे और उसके बाद उसकी आमदनी जो उसकी इनकम आएगी उससे हम डैम बना लेंगे, हम अमेरिका और बरतानिया से फ़ंड नहीं लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने मिस्र के उस अमल को सपोर्ट नहीं किया, मतलब ये जो अमल था जमाल अब्दुल नासिर का, पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी बताया पाकिस्तान प्रो अमेरिका था, प्रो अमेरिका समझ अमेरिका का हामी था, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस बुनियाद पर फ्रांस, बरतानिया और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। अच्छा, वैसे हमला करने की बात नहीं थी, अमेरिका उस पर हमला नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो है वो बरतानिया को, चूँकि बरतानिया और फ्रांस को मसला जा रहा था इसकी वजह से, सुएज़ कैनल की वजह से, तो फ्रांस बरतानिया दोनों के मसला था, वो चाहते थे सुएज़ कैनल खुले, चूँकि वहाँ से उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। तो फ्रांस, बरतानिया और इसराइल ने मिस्र पर जो है वो हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल को जो सामान जाता था ना फ्रांस और बरतानिया से, वो सुएज़ कैनाल से होकर गुजरता था। तो ये जो जब ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने एंटर में ले लिया जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज़ कैनाल को, तो उन्होंने मिस्र पर हमला कर दिया। ठीक है, जिसको हम दूसरी अरब इसराइल जंग कहते हैं 1956 में जो हुई, सुएज़ कैनाल क्राइसिस का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पर आपके सामने जो है वो ये हमारे पास इधर पर, दिस इज़ एक्चुअली तो दिस इज़ सुएज़ कैनाल, और इसराइल ने यहाँ से क्या किया, हमला कर दिया। और इसने सुएज़ कैनाल जब, तो उसने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला, तो ये जो इजिप्ट का पूरा इलाका है, सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट के अंडर में आता है, इस पर उन्होंने सिनाई पेनिनसुला पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। यहीं पर माउंट सिनाई मौजूद है जहाँ पर मूसा अलैहि सलाम को कह लें कि नबूवत मिली थी, कोह तूर जिसको हम कहते हैं। IMF ने, अच्छा चूँकि अमेरिका तो नहीं चाह रही थी कि ये जंग हो, क्योंकि अमेरिका तो उसको मुफाहमत से सॉल्व करना चाह रही थी, तो IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को धमकी दी कि अगर उन्होंने जंग बंदी ना की तो वो उनकी फ़ंडिंग को रोक देगा, उनको फ़ंड या कर्जे प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आखिरकार जो है वो जंग को रोकना पड़ा इन तीनों कंट्रीज़ को, और रिटेलिएट हो गई, इनकी फ़ौज पीछे हट गई। तो बरतानिया की, इससे क्या हो गया कि बरतानिया की जो सुपर पावर नेचर थी ना वो ख़त्म हो गई। बरतानिया जो एक 200 सालों से सुपर पावर बना हुआ था दुनिया का, इस जंग में जब पीछे हटने के बाद उसकी क्या होगी, पावर जो उसकी ख़त्म हो गई। अगरचे मिस्र को अस्करी तो शिकस्त, मिलिट्री वे पर तो उसको शिकस्त हो चुकी, सिनाई पेनिनसुला जो है वो इसराइल ने ले लिया था, लेकिन उनको सियासी फतेह हासिल हुई, चूँकि जिसकी वजह से मिस्र खुद पसंदी का शिकार हो गया। मतलब पॉलिटिकल वे पर तो उनको तो फतेह हासिल हुई ना, पॉलिटिकल वे पर, चूँकि उनको नहर सुएज़ लेना था, वो नहर सुएज़ ले लिया, तो ये तो उनको पॉलिटिकली तो उनको विनिंग हो गई, जिसकी वजह से मिस्र क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता और अब हम दुनिया के सबसे अजीम तरीन ताकतों में से एक हैं और हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया मिस्र के अंदर। सुएज़ तनाज़े पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या था भाई, कि पाकिस्तान में बरतानिया, चूँकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को, तो पाकिस्तान में बरतानिया मुखालिफ और फ्रांस मुखालिफ एहतजाज हुए, जिसकी वजह से बाएँ बाजू की एक सियासी जमात, लेफ़्ट, एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जनरेट हुई जिसको हम कहते हैं अवामी नेशनल पार्टी, ANP। तो देखिए सुएज़ कैनल का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था कि पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से पूरी की पूरी पार्टी बनी, ANP जिसको कहते हैं अवामी नेशनल पार्टी, शाही सैयद वाली जो पार्टी है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत ने फ्रांस और बरतानिया के इस अमल की पुरजोर मुखालफत की, कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी तो वो फ्रांस और बरतानिया के अमल की इसलिए मजम्मत कर रही थी क्योंकि वो नॉन अलाइन मूवमेंट में से थे और वो मिस्र को सपोर्ट करते थे पूरी तरह से। देखिए पाकिस्तान, जबकि फ्रांस, मतलब भारत नॉन मुस्लिम कंट्री है, हिंदू नेशन है, जबकि आपके पास जो इजिप्ट था वो मुस्लिम नेशन था, तो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने प्रो अमेरिका होने की वजह से उसको सपोर्ट नहीं किया। ये सारी पॉलिटिक्स आप इसको देखें कि आज भी आप देखें इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं और ये ज़माने से चली आ रही हैं। लाहौर में 3 लाख के करीब लोगों ने मार्च किया, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिश एंड फ्रेंच, और कराची में
जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ब्रिटिश एम्बेसी थी उसको तक जला दिया गया कराची में, ब्रिटिश एम्बेसी को जला दिया गुस्से के आलम में। इस तरह से जो है वो अगर हम बाद उस वक्त तो हमारे पास 2 पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान भी था, तो मौलाना भाषानी वहाँ पर थे। मौलाना भाषानी ने क्या किया, उन्होंने फिर जो है वो क्या किया कि लीड द स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज इजिप्ट राइट ओवर द स्विस कैनाल। उन्होंने भी एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया पूरा, और जिसमें उन्होंने बताया कि भाई स्विस कैनाल के पर जो है वो इजिप्ट का राइट है, तो वो लाजमी क्या किया जाए कि उनको वो राइट दिया जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको कबूल करे कि हाँ उन्हीं का राइट है इस पर। तो इसके बाद क्या होता है कि जो जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो इस सेकेंड वॉर के जीतने के बाद वो एक पैन अरब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि जिसमें वो तमाम अरब की कंट्रीज़ को, अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ को जोड़ना चाहते थे और वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाना चाहते थे कि अरबी बोलने वाले सारे कंट्री एक साथ जुड़ जाएँ। तो 1957 में ऐसा हुआ कि मतलब 1 साल बाद ही स्विस कैनाल क्राइसिस के कि इजिप्ट और सीरिया जो है ना उनको मिलाकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना दिया गया। और सीरिया में जब वो एक प्रोसेशन, एक जलसे में थे, तो नासिर ने एक चेक निकाला और चेक निकाल कर हवा में लहराया तमाम लोगों के सामने, लाखों का मजमा था, और कहा कि ये सीरियन इंटेलिजेंस को दिया था किंग सऊद ने, सऊदी अरब के बादशाह ने, इसलिए कि मुझे मार दिया जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, चूँकि जो सऊदी अरब था वो भी प्रो अमेरिकन था, अमेरिका की ही बात मानता था, तो मुझे मार दिया जाए। आफ्टर दिस सऊद रिज़ाइन, ये मतलब जब ये कुछ हो गया, उन्होंने बड़े मजमे के सामने ये दिखा दिया कि ये चेक जो है वो सीरियन इंटेलिजेंस को दिया गया था मुझे मारने के लिए, किंग सऊद ने दिया था। तो किंग सऊद ने रिज़ाइन कर दिया था और उनके भाई किंग फैसल वो सऊदी अरब के बादशाह बन गए थे। तो ये क्लास मतलब सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ते हैं ना किंग फैसल के चैप्टर्स के अंदर कि सऊद बादशाह के बाद उनके बड़े भाई सऊद थे, छोटे भाई फैसल थे। सऊद ने रिज़ाइन किया था, फिर उनके भाई फैसल जो है वो बादशाह बने थे। तो ये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का जो ख्वाब था, उन्होंने इस तरह से देखा कि पूरा जो पोर्शन है, तमाम पोर्शन को मिलाकर वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना देंगे। लेकिन शुरू में सिर्फ इजिप्ट और सीरिया ये 2 ही कंट्रीज़ आपस में मिले थे, उसके अलावा और मिल नहीं पाई। ये उनका जस्ट एक ड्रीम था कि वो 3 सर्किल थ्योरी भी उसको हम कहते हैं ना, जमाल अब्दुल नासिर की, कि वो कहते हैं अरब सर्किल, अफ्रीकन सर्किल और इस्लामिक सर्किल तीनों को मिला दिया जाए आपस में, तो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो है वो बन जाएगा। मतलब अरब के और अफ्रीका के सारे इस्लामिक कंट्री जो अरबिक बोलते थे नॉर्मली, तो उन सबको मिला दिया जाएगा। तो आखिरकार क्या होगा कि हम जो है वो एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना देंगे। तो ये किंग फैसल हैं जो कि सऊद के बाद बादशाह बने, ठीक है, सऊदी अरब के। तो इसी किंग फैसल को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किंग फैसल ने एक और एक मूवमेंट शुरू की, पैन इस्लामिज़म मूवमेंट, जो उन्होंने पैन अरब मूवमेंट के ख़िलाफ़ शुरू की, और ये सऊदी अरब के शुरू का किया हुआ था। पैन अरब मूवमेंट तो सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट सपोर्टर था, USSR सपोर्टर था, और सेकुलर था वो, और एंटी कॉलोनियल था, मतलब कॉलोनियल रूल के नौबादकारी के निज़ाम के ख़िलाफ़ था। और ये लैंग्वेज की बुनियाद पर था, अरबी बोलने वाले जितने थे वो पैन अरब मूवमेंट का हिस्सा थे। पैन इस्लामिज़म जो सऊदी अरब ने शुरू किया था वो कैपिटलिस्ट था, मतलब अमेरिकन सपोर्टर था, एंटी सेकुलर था, फंडामेंटलिस्ट था ये जो मूवमेंट थी, और ये रिलीजन के बेस पर था कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो सारे कंट्री एक हो जाएं। ये पैन इस्लामिज़म कहते हैं। तो जितने ये नक्शे में आप देख सकते हैं ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं, इन सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को वो क्या करते थे कि वे सेम करना चाहते थे। ये ख्वाब था किंग फैसल का। तो जैसे कि 1970 इसी के बाद फिर सुमित कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं। 1974 में लाहौर में होती है सुमित कॉन्फ्रेंस, जिसकी ये फ़ोटो बड़ी मशहूर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअम्मर कज़ाफ़ी, किंग फैसल, सद्दाम हुसैन, बहुत सारे और लोग इसके अंदर आपको दिख सकते हैं जो कि एक साथ बैठे में, ये सारे जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के, मुस्लिम स्टेट्स के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे। आखिरकार नासिर 1960 में क्या हुआ कि नासिर का सेकंड टर्म प्रेसिडेंसी का स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टर्म ख़त्म होने के बाद, और उसने फिर नेशनल चार्टर सेकंड टर्म में दिया, जिसमें बड़ा एक लिबरल टाइप का उसने नेशन इजिप्ट को बनाया, जिसमें को एजुकेशनल स्कूल थे, डार्विनियन एवोल्यूशन को स्कूल में पढ़ाया जाता, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, शिया, अलवी और ड्रूज़ जो ये 2 हमारे पास 2 फ़िरके थे उनको इस्लाम में कंसीडर कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। इस तरह नेशनल चार्टर ने प्रॉमिस किया गया था कि हेल्थ केयर किया जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, वोकेशनल स्कूल, ग्रेटर वुमेंस राइट्स, फैमिली प्लानिंग, मिनिमम वेज प्रॉफिट शेयर्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, रिड्यूस वर्किंग आवर्स एंड इनकरेजमेंट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये सारा का सारा वादा किया गया था जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से सेकेंड टर्म जब उनका आया, ठीक है। और उसी दौरान फिर क्या हुआ कि इसराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच टेंशन्स जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो गए। ये अभी थर्ड वॉर की बात मैं करूँगा किस तरह से होती है अरब इसराइल की।
इसराइल चाहता था कि दरियाई उर्दन को अपने रेगिस्तान की तरफ मोड़ दे ताकि उनको सैराब किया जा सके। तो ये जॉर्डन रिवर आप देख सकते हैं, दरियाई उर्दन, तो वो चाहते थे कि इसका रास्ता वो क्या करें, वो अपनी तरफ मोड़ दें, अपने अपने इसराइल की तरफ मोड़ दें, ताकि क्या हो कि जो रेगिस्तानी इलाके इनके हैं इसराइल के, उनको सैराब किया जा सके। लेकिन जब ऐसा होता तो जाहिर सी बात है जॉर्डन के पास पानी नहीं बचता। अमेरिका और फ्रांस ने इसराइल का साथ दिया, इसलिए ताकि मशरिक़ वस्ती से कम्युनिज़म जो है वो ख़त्म हो सके, उसको रोका जा सके, इश्तराकियत को। और इस तरह से एक जंग शुरू हुई थी 1967 में, जिसको थर्ड अरब इसराइली वॉर कहते हैं। 6 डे वॉर भी कहलाते हैं, जो कि सिर्फ 6 दिन ये चलती है। इसमें इजिप्ट के जो है वो 100,000 ट्रूप्स हिस्सा लेते हैं, 420 एयरक्राफ्ट होते हैं, 1000 टैंक, 1000 APC, 1000 आर्टिलरी। सीरिया के 75,000 फ़ौज होते हैं, जॉर्डन के 55,000 फ़ौज होते हैं। इराक भी इसमें शामिल होता है, इराक 100 टैंक देता है अपने, और 2 स्क्वाड्रन देते हैं जेट्स के। साथ में लिबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, वो भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का वो सपोर्ट करते हैं किसको भाई, इसी थर्ड मतलब अरब इसराइली वॉर के अंदर वो थोड़ा सा इजिप्ट को सपोर्ट कर देते हैं। तो इस जंग में क्या होता है कि मिस्र को शिकस्त होती है, इस जंग में मिस्र को शिकस्त होती है और उनके 20,000 के करीब अफवाज जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और इसराइल के सिर्फ 1,000 अफवाज जो है वो हलाक होते हैं। और इसराइल क्या करता है, ईस्टर्न यरूशलेम, वेस्ट बैंक, द स्ट्रिप ऑफ गिज़ा, गोलान हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला, इन सबको अपने कब्ज़े में ले लेता है। इस तरह से क्या, इसकी हार के साथ इजिप्ट की पैन अरब का सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है, और पैन इस्लामिज़म का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने डिटेल में आपको इससे पहले दोनों बताया है। तीसरी अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल का नक्शा देखें कैसा होता है कि ये तो ज्यूश स्टेट मैंने बताया था ना कि ज्यूश स्टेट इतनी थी 1947 में जो उनको दिया गया। बाद में उन्होंने क्या किया कि वो सारे इलाके, मतलब ये जो आपका पूरा माउंट सिनाई का, सिनाई पेनिनसुला का एरिया, ये आपका गिज़ा की पट्टी हो गई, स्ट्रिप ऑफ गिज़ा, ये गोलान हाइट्स हो गया, ये वेस्ट बैंक का इलाका हो गया, सब का सब जो है वो इसराइल के एंटर में आ गया। इसराइल ने सबको अपने एंटर में ले लिया। अब कंप्लीट इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं वो सब इसराइल के एंटर में ही मौजूद हैं टोटली। ठीक है, या उनके कब्ज़े में ही मौजूद है पूरे। फ़लस्तीन नाम की जो जगह थी या जो भी पोर्शन था वो कुछ नहीं बचा थर्ड अरब इसराइल वॉर के बाद, और वो पूरा का पूरा इसराइल ने अपने एंटर में ले लिया, कब्ज़े में ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है आगे कि जमाल अब्दुल नासिर की मौत 1970 में होती है, और काहिरा में उनका जनाजा पढ़ाया जाता है। उनके जनाजे में 50 लाख के करीब इजिप्शियंस शिरकत करते हैं, और ये अरब दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। तो इस्लामी बुनियाद परस्त रियासतें जैसे कि सऊदी अरब है, उन्होंने हमेशा जमाल अब्दुल नासिर को पसंद नहीं किया था, नापसंद ही किया था, क्योंकि मिस्र जो है वो सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जबकि सऊदी अरब जो है वो एंटी सोशलिस्ट था, और वो एक सेकुलर नहीं फंडामेंटलिस्ट स्टेट था, जिसकी वजह से सऊदी अरब जैसी रियासतें जो है वो मिस्र को, जमाल अब्दुल नासिर को पसंद नहीं किया करती थी। अच्छा, अब इसकी तो मैंने आपको तीनों वॉर्स के बारे में डिटेल में स्टोरी बता दी कि क्या कुछ हुआ। आई होप सो कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब एंडिंग की तरफ मैं बढ़ता हूँ अपने लेक्चर के, कि इसराइल ने, देखें इसराइल ने ठीक है ले लिया इलाके, ठीक है उसने पावरफुल था, जंगें जीतनी उसने इलाकों को ले लिया, लेकिन कुछ गलतियाँ इसराइल की जो हैं, जो दुनिया का हर इंसान एक्सेप्ट करेगा, वो क्या है कि इसराइल की जो फ़लस्तीन पर मजालिम होते हैं, जब वो मजालिम ढाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो शहीद किया जाता है, ठीक है, बम गिराए जाते हैं, बच्चे शहीद हो जाते हैं, लोगों को बेघर किया जाता है, ये सारे इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर जो है मजालिम का जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं पूरे के पूरे। और इसराइल की रियासत के बारे में आलमी राय अगर मैं कुछ मशहूर लोगों की जो मैंने जो है वो निकाली हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो देखिए दुनिया भर के लोग, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, इसराइल को गलत ही, उसकी रियासत को गलत ही कंसिडर करते हैं, या जो वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान जो टर्किश लीडर हैं, वो कहते हैं इसराइल हैव नो कॉन्शाइंस, नो ऑनर, नो प्राइड, दे कर्स हिटलर डे एंड नाइट बट दे हैव सरपास्ड हिटलर इन बार्बरिज्म। कि इसराइल की कोई ज़मीर नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई फ़ख्र नहीं है उनके अंदर, वो हिटलर को कोसते हैं दिन रात, लेकिन उन्होंने जाहिलियत में, उन्होंने जो है वो बर्बरियत में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस तरह से मुख्तलिफ और जो है वो लोगों के आपको कमेंट्स मिलते हैं। इसमें मेल्कम एक्स कहते हैं द ज़ायनिस्ट आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई इसराइल्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अरब पैलेस्टीन हैज़ नो इंटेलिजेंट लीगल बेसिस इन हिस्ट्री नॉट इवन इन देयर ओन रिलीजन। कि ज़ायनिस्ट जो कहते हैं कि वह इसराइल जो मौजूद है अरब फ़लस्तीन में, इसकी कोई इंटेलिजेंट और लीगल बेसिस नहीं है हिस्ट्री में, यहाँ तक कि उनके अपने रिलीजन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आइंस्टाइन कहते हैं इट वुड बी माई ग्रेटेस्ट सैडनेस टू सी ज़ायनिस्ट डू द पैलेस्टीनियन अरब्स मच ऑफ व्हाट नाज़िस डिड टू ज्यूज़। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है जब मैं देखता हूँ यहूदी
फ़लस्तीनी अरब के साथ वही कर रहे हैं जैसा नाजी ने यहूदियों के साथ किया था। नेल्सन मंडेला कहते हैं, वी नो टू वेल दैट आवर फ्रीडम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द फ्रीडम ऑफ द पैलेस्टीनियंस। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी आज़ादी नामुकम्मल है फ़लस्तीनियों की आज़ादी के बिना। महात्मा गांधी कहते थे, पैलेस्टीन बिलोंग्स टू द अरब्स in the same sense that England belongs to English or France to French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. फ़लस्तीन अरब का है, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, इंडियन लीडर है, हिंदू लीडर है, कहता फ़लस्तीन अरब का है। बिल्कुल जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो बिलोंग करता है इंग्लिश लोगों से, फ्रांस बिलोंग करता है फ्रेंच लोगों से। ये गलत होगा और गैर इंसानी होगा कि हम यहूदियों को अरबों के साथ मिला दें। इस तरह से नॉम चॉम्स्की बहुत मशहूर एक हमारे पास आज के दौर के थिंकर हैं, कहते हैं इसराइल यूजेस सोफिस्टिकेटेड अटैक जेट्स एंड नेवल वेसल्स टू बॉम्ब densely crowded refugee camps, schools, apartments, blocks, mosques and slums to attack a population that has no air force, no air defense, no navy, no heavy weapons, no artillery units, no mechanized armor, no command and control, no army, and calls it a war. It is not a war, it is murder. मतलब इसराइल इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन किस्म के अटैक्स जेट्स और नेवल मतलब कि कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं बॉम्ब करने के लिए मुख्तलिफ रेफ्यूजी कैंप्स को, स्कूल्स को, अपार्टमेंट ब्लॉक्स को, मस्जिदों को और जो है वो स्लम एरियाज़ को। और वो एक ऐसी पॉपुलेशन पर अटैक करते हैं जिसके पास ना तो कोई एयरफोर्स है, ना कोई फ़िज़ाई दिफा है, ना नेवी है, ना उनके पास हथियार हैं, ना उनके पास तोप की गोले हैं, ना उनके पास मशीनाइज्ड आर्मर है, ना कोई कमांड एंड कंट्रोल है, ना आर्मी है। और वो इसराइल कहते हैं कि वी आर एट वॉर विद पैलेस्टीन्स। ये जंग नहीं है, ये तो एक मर्डर है, ये तो एक कत्ल है। बर्ट्रैंड रसल बड़े मशहूर थिंकर थे, ये भी 20th सेंचुरी के, कहते थे नो पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड वुड एक्सेप्ट बीइंग एक्सपेल्ड एंड मास फ्रॉम देयर ओन कंट्री। हाउ कैन एनीवन रिक्वायर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन टू एक्सेप्ट अ पनिशमेंट विच नोबडी एल्स वुड टॉलरेट। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अपने मुल्क से उसको बेदखल कर दिया जाए। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि फ़लस्तीन के लोग ऐसी सज़ा को कबूल कर लें जो दुनिया में और सज़ा जो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई और। हम नहीं चाहते हैं कि अपने कंट्री छोड़कर हमें मुल्क बदर किया जाए, तो फ़लस्तीन ऐसा कैसे सोच सकता है कि उसके साथ ऐसा होगा। तो यूरोप आखिर की तरफ मैं जाता हूँ। बर्ट्रैंड रसल ने ही कहा था, वन फैटल फॉल्ट विच विल कॉस्ट वेस्टर्न नेशंस एन इमेंस डिस्ट्रक्शन इज़ देयर लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स। एक गलती जो मगरबी अक़वाम को ले डूबेगी, और वो क्या है कि वो मोहब्बत करते हैं ताकत से इंसानों से ज़्यादा। वो उनको घमंड है अपनी ताकत पर, और वो इंसानों से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो अपनी ताकत से मोहब्बत करते हैं। और यही जो गलती है ये लू डूबेगी वेस्टर्न नेशन को एक न एक दिन। चूँकि साहिल लुधियानवी कहते हैं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाक सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेग बेदाद या पे या लाश बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। कि जुल्म एक हद तक ही इंसान लेकर जाता है, उसके बाद जुल्म आखिरकार ख़त्म होता है। बाकी जो है वो जो कुछ भी इसराइल में आज हो रहा है, कल हो रहा है, कुछ गुज़िश्ता दिनों जो है वो मस्जिद अक्सा पर हमला किया इसराइली फ़ौजों ने, जो भी किया, तो हम यही कहते हैं नसर मिनल्लाह व फ़तह करीब, कि बेशक जो है वो खुदा की मदद नुसरत करीब है। और इसराइली और फ़लस्तीनी जो ये ख्वाब देखते हैं कि दे विल फ्री पैलेस्टीन फ्राम द इसराइल्स, इंशाअल्लाह दिस विल become true one day. To keep your finger crossed and pray to Almighty God and do all your measures to make them free. अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जहाद भी सैफ नहीं कर सकते, जहाद भी इल्म तो रखें, मतलब आप नॉलेज तो रखें आखिरकार के फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। मैंने पूरी डिटेल पर्सपेक्टिव में आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, और मेरे इस लेक्चर को बनाने का मकसद जस्ट यही है ना कि आपको डिटेल में समझ में आए कि आखिरकार फ़लस्तीनियों पर जुल्म क्यों हो रहा है, और क्यों जो है वो पूरी दुनिया जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, और आप भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े। ठीक है, तो सिर्फ यहूदी साजिश का नाम इसको आप ना दें, बल्कि इसकी डिटेल पर्सपेक्टिव में जाएं कि वो इसराइली ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जो कुछ उनके साथ जो है वो हिटलर ने जब उनको किया वहाँ पर होलोकॉस्ट में, तो वो उसको जो है गलत समझते हैं, जबकि जब वो ख़ुद फ़लस्तीनियों के साथ करें उसको गलत नहीं समझते। ठीक है, तो अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी व नासिर रहे और उनकी तमाम शहादतें जो है वो रंग लाएँ। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा है कि जब फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद हो और वहाँ पर अल्लाहू अकबर की सदाएँ गूंजें, और हम सब जो है वो इंशाअल्लाह एक दिन मस्जिद अक्सा जाएँ और वहाँ जाकर जो है वो नमाज़ अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।